Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. Guys, let's continue with the lecture today. और इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ओपेक से स्टार्ट करते हैं. तो क्या है ओपेक? ओपेक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है. तो जो पेट्रोलियम जो मेजरली पेट्रोलियम बनाती हैं, है ना, और एक्सपोर्ट करती हैं, वो इस ग्रुपिंग में आती हैं. ऐसा नहीं है कि सारी जो ऑयल बनाती हैं, क्रूड ऑयल बनाती हैं, वो इस ग्रुपिंग में आती हैं. कुछ और भी हैं जो नहीं बनाती हैं बट जो बनाती हैं बट इसका पार्ट नहीं है ना. तो पहले हम ओपेक की बात करते हैं. क्या है? एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. 13 इसमें कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, जहाँ मेजर रिजर्व्स हैं ऑयल के. ठीक है. तो वो बेसिकली उन्होंने अपना कार्टेल बना लिया है कि ऑयल के प्राइसेस हम देख के डिसाइड करेंगे, ये सब टाइप्स है ना, क्योंकि मेजर प्रोडक्शन यहीं से होता है और एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज़ को यहीं से होता है ना. तो इनिशियली जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला. आपको ये 5 कंट्रीज़ याद रखनी है. ओपेक वॉज इस्टेब्लिश इनिशियली बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला. कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? बगदाद कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उनकी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और यूनिफाई करेंगे मेंबर कंट्रीज़ के अक्रॉस, है ना. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में. तो आपको ये भी याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में. उसके अलावा और जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट नहीं है, तो वो आ जाती हैं हमारी ओपेक प्लस कंट्रीज़ में, है ना. तो ओपेक प्लस बेसिकली ऐसी नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. इसमें तो क्या था, इसमें ये ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी बट ओपेक का मेंबर हैं ये, है ना. तो जो ऐसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो ओपेक का मेंबर नहीं है, वो कहाँ आती हैं? वो ओपेक प्लस में आती हैं. तो इसमें ओपेक प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान, है ना. तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं और इनकी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं? ओपेक प्लस, है ना. इसको हम बोलते हैं ओपेक प्लस. इंडिया ओपेक का मेंबर नहीं है, ये आपको मालूम होगा, क्योंकि इंडिया लार्जली पूरा जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है. तो इंडिया का मेजरली 80% ऑफ द क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट बाहर से मीट होता है ना. और इसमें 80% में भी जो इसका 78% है ना, वो बेसिकली ये गल्फ़ कंट्री से इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है ना. तो इंडिया इज़ बेसिकली द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर, है ना. तो तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर है ना. तो ओपेक से बेसिकली ये जो ओपेक की कंट्रीज़ हैं, ये जो 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें जितना भी इंडिया का रिक्वायरमेंट है, मतलब मान लो जैसे 80% इम्पोर्ट कर रहा है, तो 80% में से 78% जो है वो यहीं से इम्पोर्ट करता है, ओपेक कंट्री से ही इम्पोर्ट करता है. ठीक है. तो 78% ऑफ द क्रूड ऑयल, 59% ऑफ LPG एंड 38% ऑफ द LNG जो है वो ओपेक से इंडिया इम्पोर्ट करता है. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, मेंस बेस में कोट करने के लिए काम आएगा. उसके बाद इंडिया की ऑयल डिमांड को हम बात करें तो वो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है ना. तो 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे थी ये डिमांड 2019 में, एज़ कम्पेयर टू, और सॉरी ये अभी 2019 में 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे की है, और ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ टू 10.7 मिलियन बैरल्स पर डे बाय 2045. तो ये इतना बढ़ने वाला है. तो ये रहा अपना ओपेक के बारे में. अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो न्यूज़ में थी. तो पहली है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी, है ना. तो बेसिकली किसके रिलीफ के लिए काम करती है? ये बेसिकली जो वहाँ पैलेस्टीन वाला रीजन है ना, वहाँ पे पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ के लिए बेसिकली ये काम करती है. कौन कौन से फील्ड्स में कहाँ काम करती है? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, है ना, इंक्लूडिंग ईस्ट ऑफ जेरूसलम. तो यहाँ पे वो जो मिडिल ईस्ट वाला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, वहाँ पे ये सब हमने देखा था. इसराइल यहाँ पर था, है ना, गाज़ा पट्टी इधर थी, वेस्ट बैंक इधर था, जॉर्डन इधर था, सीरिया इधर था, लेबनान ऊपर था थोड़ा सा, है ना. तो ये सब पे यहाँ पे बेसिकली पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है. कौन सी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी. न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इंडिया ने रिलीफ अनाउंस किया है. कितने का? $2 मिलियन का रिलीफ अनाउंस किया है इसको. ठीक है. कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1949 में ये इस्टेब्लिश हुई थी. यूएन ने इसको इस्टेब्लिश किया था. क्या प्रोवाइड करती है? तो इन रेफ्यूजीज़ के लिए बेसिकली ये शेल्टर, फूड सप्लाईज़, मेडिकल एड, एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को ये बेसिकली प्रोवाइड करती है. ठीक है.
कौन से रीजन है वो हमने बताई दी आपको, मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है, पैलेस्टीन वाला जो रीजन है, वहाँ पे ये प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। नाम से ही देखो क्या क्या आ रहा है, आर्म्स का ट्रेड कंट्रोल करेगी, है ना। आर्म्स के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी होगी, तो वही काम है इसका, आर्म्स के ट्रेड को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि चाइना ने ज्वाइन कर लिया है इसको, है ना। चाइना हैज़ ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, तो ये आपको याद रखना है। ये जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग है, पहला इंपॉर्टेंट बात, ये लीगली बाइंडिंग है ना। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, ताकि हम कन्वेंशनल आर्म्स का जो ट्रेड है वो उसको हम रोक पाएँ, ठीक है। उसके लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स बनते हैं मेंबर कंट्रीज़ के लिए, जो मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो कोई भी इलीगल जो ट्रेड होता है कन्वेंशनल आर्म्स में, उसको रोकने के लिए, है ना, तो कुछ उसको रोकने के लिए बेसिकली कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो सारी कंट्रीज़ को कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। इट कवर्स ऑल कन्वेंशनल वेपन्स एंड डज नॉट प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइप्स एंड क्वांटिटीज़ ऑफ आर्म्स दैट मे बी बॉट सोल्ड और पोजेस्ड बाय द स्टेट्स, है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ पे, सारे कन्वेंशनल आर्म्स को ये इंक्लूड करती है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ध्यान रखना। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। चाइना है, हाँ चाइना ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इसको, तो आपको याद रखना है। उसके बाद इकोनॉमिक सोशल नेशंस एंड काउंसिल की बात करते हैं, तो यूनाइटेड इकोनॉमिक सोशल नेशंस एंड काउंसिल क्या है, ये बेसिकली 3 डायमेंशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करती है, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल। तो इन तीनों में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ये है कौन सी, इकोनॉमिक सोशल नेशंस काउंसिल। नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक है, सोशल है, तो इकोनॉमिक सोशल सेक्टर में तो काम करेगी, है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो इन्वायरमेंटल में भी काम करेगी। तो इन तीनों सेक्टर्स में बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करती है। कब इस्टेब्लिश हुई, 1945 में, एज वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, ये आपको याद रखना है। 54 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं, 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं ना। कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली में, जनरल यूएनजीए के वोट से ये इलेक्ट होती है। अगेन जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इनकी सीट्स दी जाती हैं। तो जैसे बाकी भी जो एजेंसीज़ हैं यूएन की, उसमें भी जैसे यूएनएससी है ना, यूएनएससी की हमने बात करी थी ना, तो यूएनएससी में भी जो वो 10 सीटें नॉन परमानेंट वाली होती हैं, उसमें जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही दिया जाता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, है ना। तो वैसे ही हर इसकी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ऐसे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब इसमें अफ्रीकन स्टेट्स को एलोकेटेड है, एशियन स्टेट्स को 11 हैं, है ना, यूरोपियन स्टेट्स को 6 हैं, लैटिन अमेरिकन कैरेबिया स्टेट्स के 10 हैं, वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स को 13 सीट्स मिली हुई हैं, है ना। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं किसको किसको कितनी कितनी सीट्स मिली हुई हैं, कितना ही याद करते रहोगे, बट हाँ मेजर थोड़ा बहुत आपको याद रखने की काम क्या है, इसका बेसिक मोटिव क्या है ना। उसके बाद इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ़ंड की हम बात करते हैं, तो ये क्या फ़ंड है, काहे का फ़ंड है, ये बेसिकली इंडिया ने बनाया है इसको फ़ंड को, है ना। कौन मैनेज करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इसको मैनेज करता है, और इम्प्लीमेंट होता है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इट वॉज इस्टेब्लिश बाय यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किसने इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इस्टेब्लिश किया था इस पार्टनरशिप फ़ंड को, ताकि हम प्रमोट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें और सपोर्ट कर सकें साउथ साउथ कोऑपरेशन को, है ना, विद इन द यूएन सिस्टम। तो आपको याद रखना है इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सपोर्ट इंडिया इसको करता है। अच्छा हाँ, मैंने शायद गलती से ये बोल दिया कि इसको इस्टेब्लिश इंडिया ने किया था, तो ये गलत है, इस्टेब्लिश इंडिया ने नहीं किया था, इस्टेब्लिश इसको यूएनजीए ने किया था। बाकी इंडिया इसको सपोर्ट और मैनेज करता है, बेसिकली सपोर्ट और लेड करता है, और मैनेज कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। बस इतना याद करना। उसके बाद मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसका इंडिया पार्ट है ना। पहले उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसका इंडिया पार्ट है, और फिर उसके बाद वो वाली बात करेंगे जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। तो पहले आते हैं हम प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स क्या करेगा, बेसिकली प्रोहिबिट करेगा केमिकल वेपन्स को, है ना। तो इट बेसिकली ये कैसी बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है जो कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्शन, स्टॉक फाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स, ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक फाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको बेसिकली ये इंप्लीमेंट करती है। कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया इसका मेंबर है। इसराइल ने साइन किया है बट उसको रेटिफाई नहीं किया है। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने साइन भी नहीं किया है और रेटिफाई भी नहीं किया, मतलब साइन तो किया ही नहीं है तो रेटिफाई तो क्या ही करेंगे, एक्सीड नहीं किया बेसिकली, ये इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है, मेजर पार्ट तो यही याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर है, क्योंकि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसका इंडिया मेंबर है। उसके बाद कौन कौन से मेंबर नहीं है, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है ना। तो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने ये तो इसके मेंबर ही नहीं है, एसिड ही नहीं किया है, बट इसराइल जो है उसने साइन तो किया हुआ है बट रेटिफाई नहीं किया हुआ है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं ना। कब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1957 में।
क्या काम करती है भाई, सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के लिए बात करती है, ये प्रमोट करती है कि भाई जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है उनका सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ हो पाए, है ना। उसके बाद ये यूएनजी और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करती है। इंडिया और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, किस लिए, एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड्स टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इसके लिए एक उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। कब साइन हुआ था, 2009 में। और जो एग्रीमेंट फोर्स में आया कब आया, 2009 में, है ना। मई 2009 में, फरवरी में साइन हुआ था, मई 2009 में फोर्स में आ गया। बस इतना ही याद रखना है ना। तो इसमें ये एग्रीमेंट बेसिकली ये है कि हम कैसे ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिविलियन लोगों की बेनिफिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ना, ताकि उनको असिस्टेंस मिले। उसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ दैट इज़ व्हाट द एग्रीमेंट टॉक्स ऑल अबाउट, है ना। उसके बाद एक और ग्रुपिंग की बात करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, RIC, ठीक है। तो RIC जो है वो किसने प्रपोज़ किया था, रशिया ने प्रपोज़ किया था 1998 में, ताकि हम वेस्टर्न बैलेंस का वेस्टर्न बैलेंस का जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर कर पाएँ। वेस्टर्न बैलेंस मतलब जो यूरोप और इन सब की ग्रुपिंग्स का इफेक्ट होता है ना, यूरोपियन यूनियन वगैरह, इन सबको हम काउंटर बैलेंस कर पाएँ, तो उसके लिए रशिया, इंडिया, चाइना का बेसिकली एक ग्रुपिंग बनाता है ना। इसमें क्या होगा, ग्लोबल इश्यूज़ और रिफॉर्म्स की हम बात करें, ग्लोबल इश्यूज़ की हम बात करेंगे, जैसे रिफॉर्म्स, UN में क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आर्म्स के ट्रेड को हम कैसे रोक पाएंगे, बाहर की जो आउटर स्पेस में अभी मिलिटराइजेशन होने लगा है, लोग अपने अपने मिसाइल्स छोड़ने लगे हैं, वहाँ पे सैटेलाइट से एक दूसरे की गिराने लगे हैं, तो वो सबको हम कैसे रोक पाएंगे, वो सब पे ये एम्फेसाइज़ करेगा। 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास को ऑक्यूपाई करता है और 33% ऑफ द ग्लोबल GDP ये 3 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मेंस में आप याद रखो, बेसिकली 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास और 33% ऑफ द ग्लोबल GDP को ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, है ना। इंट्रोडक्शन में काम आ सकता है। RIC के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हो, है ना। RIC वॉज प्रपोज बाय रशिया एंड RIC was initially proposed by Russia to counterbalance Western alliance. The grouping occupies over 19% of the global land mass and contribute to 33% of the global GDP. तो ऐसे अगर आप अपने जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें अगर आप ऐसे फैक्चुअल स्टेटमेंट लिख देते हो तो आपका क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है आंसर का, है ना। फिर मतलब वहीं से इंप्रेशन बेसिकली बन जाता है कि हाँ भाई बंदे को आता है ना, ही नोज़ व्हाट RIC इज़। उसके बाद आप बात करो ग्लोबल रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स चाहिए UN में, ऐसे ऐसे हम बेनिफिट कर सकते हैं, ये सब जो भी है ना, वो सब आप लिखो। उसके बाद ईस्ट एशिया समिट की हम बात करते हैं। तो ईस्ट एशिया समिट क्या है, बेसिकली ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी हैं, 8 कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया और US और रशिया, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये 8 कंट्रीज़, 10 एशियन कंट्रीज़ तो आपको याद रहेंगी। उसके अलावा कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, US एंड रशिया, ये सारी 18 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया इसका पार्ट है, इंसेप्शन से ही, जब से ये बनी है ईस्ट एशिया समिट, तब से इंडिया इसका पार्ट है। और बेसिकली अगेन कोई भी ग्रुपिंग होती है ना, कोई भी ऐसे ग्रुपिंग होती है काफ़ी कंट्रीज़ की, उसका सबसे पहला काम होता है कि हम रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, है ना। और ये आपने देखा होगा, हमने जितनी भी अभी ग्रुपिंग्स पीछे डिस्कस की हैं, सब में रीजनल कोऑपरेशन भी था, सब में पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे, है ना। तो ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा बेसिक फॉर्डर पॉइंट है जो आप हर आंसर में यूज़ कर सकते हो, मैंने पिछली बार भी बताया था। तो ये सब तो रहेगा ही, ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो वो सही ही होगी, है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात करते हैं, AIIB की, है ना। तो क्या है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो क्या करेगा, सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करेगा एशिया में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। लार्जेस्ट कौन है, चाइना के पास 26% ऑफ द वोटिंग पावर है, और उसके बाद इंडिया की है 7.5%। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। अच्छा, एक इसमें बात आ जाती है, क्या सिर्फ एशिया के मेंबर्स इसमें हैं, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, एशिया के मेंबर्स नहीं है, बाहर के मेंबर्स भी इसमें हैं, है ना। तो ये याद रखना, ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में सिर्फ ऐसे अगर आ जाए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में सिर्फ एशिया के मेंबर्स हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। तो क्या है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बेसिकली ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका हैं। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये, बेसिकली ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कब, 2009 में, है ना। और ये प्योरली साउथ ग्रुपिंग है। तो ये आपको याद रखना है, प्योरली साउथ ग्रुपिंग है। क्या करेगी ये,
क्या बेसिकली कोई भी ग्रुपिंग होती क्या करेगी, अगेन मैंने बताया था कोऑपरेशन इंश्योर करेगी, इकोनॉमिक एड देगी, इकोनॉमी में हेल्प करेगी, है ना, और सोशली हेल्प करेगी, तो यही सब है। फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, है ना, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगी और लीज डेवलपमेंट कंट्रीज़ पे इसका फोकस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। तो एडीबी जो है वो कब फाउंड हुआ था, 1966 में। कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 67। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, एडीबी और एआईआईबी, दोनों में इंडिया में जो है वो बेसिकली इंडिया इसका मेंबर है। टॉप शेयर होल्डर्स कौन है, अब आप सोचोगे कि यार एशिया की है तो एशिया के मेंबर ही टॉप होल्डर होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यूएस है इसका, जापान और यूएस इसके टॉप शेयर होल्डर्स हैं। उसके बाद आता है चाइना और इंडिया। तो एक तो बात यही याद रखनी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इसमें बाहर के ही मेंबर्स हैं, और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें ना चाइना ना इंडिया, इसमें जापान और यूएस इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ना। उसके बाद आता है चाइना और इंडिया, तो ऐसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत याद रखना। उसके बाद आता है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन पे। मेकोंग गंगा, तो बेसिकली मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में जो कंट्रीज़ हैं वो आप उसको ऐसे ही गेस कर सकते हो जहाँ से मेकोंग रिवर पास करती है। तो मेकोंग रिवर बेसिकली कहाँ से कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है, ये बेसिकली इन कंट्रीज से पास करती है। जो हमारी ये वाला है ना, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये वाली से ऐसे पास करके इधर जाती है मेकोंग रिवर, है ना। तभी इसका नाम है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। गंगा है तो इंडिया भी इसका मेंबर होगा, है ना। तो मेकोंग गंगा जो कोऑपरेशन है उसमें इंडिया और 5 एशियन कंट्रीज़ हैं, है ना। 5 एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसमें क्या होगा, क्या ग्रुपिंग क्या करेगी, बेसिकली कोऑपरेशन अगेन आ गया, कोऑपरेशन है ना, सारी ग्रुपिंग में कोऑपरेशन होता है। तो इट सीक्स फॉर कोऑपरेशन इन टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो इन सब एरियाज़ में ये कोऑपरेट करेगी। 2000 में लॉन्च हुई थी, कहाँ पे, वेंतियाने बेसिकली लाओस की कैपिटल है, तो वहाँ पे ये लॉन्च हुई थी, है ना। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जेनेवा कन्वेंशन 1949 की हम बात करते हैं। तो जेनेवा कन्वेंशन जो है क्या काहे का कन्वेंशन है, बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे बेस्ड है ना। इसमें बेसिकली कैसे हम सोल्जर्स और सिविलियंस को ट्रीट करेंगे वॉर में, वो चीज़ डिफाइंड है। तो जेनेवा कन्वेंशन में क्या डिफाइंड है कि हम वॉर के टाइम जो सोल्जर्स और सिविलियंस हैं उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, वो सब डिफाइंड है। तो सारे ऑल स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, दुनिया की जितनी कंट्रीज़ हैं, है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। Any nation that has ratified Geneva Convention but not the protocol is still bound by all the provisions of the convention। तो किसी ने अगर जेनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है बट उसके प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया हुआ है तो भी जितने भी इसके प्रोविजंस हैं वो सारे उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिनका इंडिया पार्ट है ना। तो ये ऐसा करते हैं, ये अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।